वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। गाइस, क्या आप भी इंडियन फूड लवर हैं? क्या आप भी वो तड़के वड़के वाला फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि शायद वही इंडियन फूड आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो जिसपे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस, रिएक्शन चैनल के थ्रू मेरा फर्ज सिर्फ आपको हंसाना नहीं है वो निब्बा निब्बी वाली स्टोरीज को लेके। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा देश जागरूक बने। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्या सांबर खाने से आपको कैंसर हो सकता है? वेल, सिंगापुर और हांगकांग यही मानता है। वो कहते हैं कि अगर आप इन इंडियन मसालों के साथ खाना बनाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के कुछ कंपनीज के मसालों को बैन कर दिया है। रीजन क्योंकि इन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया जो आपको कैंसर दे सकता है। वैसे ही भारत में बिकने वाले प्रोटीन पाउडर्स में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और टॉक्सिन्स पाए गए। कुछ सप्लीमेंट जितना कहते हैं उससे आधा ही प्रोटीन उनमें होता है। और ये बात सिर्फ इंडियन कंपनीज की नहीं है। भारत के बेबी फूड में यूरोप में बिकने वाले बेबी फूड से 170% ज्यादा शुगर पाई गई, यानी ब्रांड सेफ, प्रोडक्ट सेफ, लेकिन इन्हें मिलता है न्यूट्रिशन और हमें मिलता है डायबिटीज। ये तीन अलग अलग इंसिडेंसेस एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या भारत का फूड सेफ है? इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि हम सब खाना खाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेफ हो। अगर आपको लगता है कि भारत के सिस्टम में बदलाव की जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो और हमारी अथॉरिटीज जाग जाएं। वीडियो की शुरुआत एक चैलेंज से करते हैं। आपके लिए एक चैलेंज है कि ये खाना खा के दिखाओ। ये वीडियोस देखिए, हम हमेशा स्ट्रीट फूड को जज करते हैं, देखते हैं कि कोई हाइजीन है ही नहीं, कोई हाथ नहीं धोता, ग्लव्स नहीं पहनता और गटर के बगल में लोग पानी पूरी मजे से खाते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग सोच रहे हैं कि स्ट्रीट फूड खाना बंद किया तो बस हो गया, क्योंकि जो खाना पैकेट में आता है वो तो सेफ है। राइट? रॉन्ग। भारत में फंसा है फूड सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी चॉकलेट में कीड़े निकलना, बेबी फूड में हद से ज्यादा शुगर होना और नूडल्स में लेड निकलना काफी आम बात हो गई है। ये सब क्यों होता है? बात की तह तक पहुंचते हैं। हमने 5 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से भारत का पैकेज्ड फूड डेंजरस बन रहा है। सबसे पहला पॉइंट है फेक एड्स। कुछ समय पहले पतंजलि ने एड चलाए थे कि उनके प्रोडक्ट्स एस्थमा और हार्ट डिसीजेस से छुटकारा दिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को पूछा कि आप एस्थमा और हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के दावे किस बेसिस पर कर रहे थे? क्या कोई डेटा है? क्या कोई लैब टेस्टिंग हुई थी? किन एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया? फेक या मिसलीडिंग एड से ही आपको बेवकूफ बनाने की शुरुआत होती है। आपने ऐसा कोई ना कोई एड तो देखा ही होगा ना? उस एड का नाम कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। आज कोई भी कंपनी अपने एड में कुछ भी कह सकती है और एड चलाने से पहले उसे कोई चेक नहीं करता। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया मिसलीडिंग क्लेम्स को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन ये कोई लीगल बॉडी नहीं है। ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का काम नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत में सरेआम शुगर से भरे ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेचा जाता है। जब नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इंक्वायर किया तो पता चला कि हेल्थ ड्रिंक इस कैटेगरी का कोई डेफिनेशन भारत में था ही नहीं। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी भी चीज को हेल्थ ड्रिंक कह सकता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कोई पुलिस है ही नहीं। चोरों को चोरी करने की फुल परमिशन है। इन्हीं लूप होल्स को मार्केटिंग के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। भारत के फूड सेफ्टी रूल्स में गैप्स हैं। बेबी फूड का एग्जांपल लेते हैं। WHO ने कहा है कि 2 साल से कम एज के बच्चों को एडेड शुगर से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने खास करके एडेड शुगर। गाइस, ये इंफॉर्मेशन इज लाइक आई वांट टू शेयर विद माय ऑल फ्रेंड्स जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो वो रोक भी नहीं पाती अपने बच्चों को ना। अगर वो कैंडीज के लिए बोल रही हैं तो वो कैंडीज दिला देती है बिकॉज वो उससे चुप हो जाते हैं। ये बहुत ही छोटे बच्चों को भी अगर हम शुगर देते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यार, ये बात तो बड़ी डेंजरस है क्योंकि हमें तो लगता है बच्चे हैं तो मेटाबॉलिज्म उनका स्ट्रांग होगा, हम दे देते हैं। गॉड,
और फोकस किया है। हमने फसाई के बेबी फूड्स के बारे में सारे रूल्स पढ़े तो पता चला कि रूल्स में एडेड शुगर कितनी हो सकती है इसके बारे में कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। किसी भी खाने के आइटम के पीछे आपको फसाई का ये लोगो दिखेगा। फसाई स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई का काम है खाने के आइटम्स के लिए साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाना, फूड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट को रेगुलेट करना, उनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, फूड कंटेमिनेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, उसमें से रिस्क्स आइडेंटिफाई करना और एक रैपिड अलर्ट सिस्टम सेटअप करना, पूरे भारत में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना, फूड सेफ्टी के बारे में जनरल अवेयरनेस फैलाना। यानी बेबी फूड में इतनी शुगर क्यों, ये सवाल फसाई को पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल पूछा किसने? पब्लिक आई नाम की एक एनजीओ ने नेस्ले के शुगर इशू पर रिपोर्ट निकाली। उन्होंने भारत में मिलने वाले 15 बेबी फूड वैरायटीज को टेस्ट किया और सब में ऑन एन एवरेज पर सर्विंग में 2.2 से 2.7 ग्राम शुगर मिला। इस पैकेट में भी देखें तो पर 100 ग्राम्स ऑफ सेरेलैक देयर इज 11.6 ग्राम्स ऑफ शुगर। और इनका पैकेट कहता है कि 3 स्कूप यानी अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम पाउडर 6 से 10 महीने के बच्चे को आप दिन में 2 बार खिलाएं। 10 से 12 महीने के बच्चे को 4 स्कूप यानी 33 ग्राम्स आप दिन में 2 बार खिलाएं। और 12 से 24 महीने के बच्चे को आप 6 स्कूप यानी 50 ग्राम सेरेलैक दिन में 2 बार खिलाएं। जस्ट सोचिए आप अपने बच्चे को कितना सारा एडेड शुगर हर रोज बेबी फूड के नाम पर खिला रहे हैं। पैक के पीछे देखें तो साफ साफ लिखा होता है कि इसमें इतनी शुगर है। पैक पर तो ये भी लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन है। तो यहाँ अवेयरनेस फैलाने की, सही रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? फसाई की। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए खाने को लैब्स में टेस्ट करना पड़ता है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, क्वाइट लिटरली। क्योंकि लैब टेस्टिंग से ही पता चलता है कि कंपनी जो दावे कर रही है वो कितने सच है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितनी शुगर है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं। आपका खाना सेफ है कि नहीं ये टेस्ट करने के लिए लैब्स होते हैं। इस प्रेस रिलीज के अनुसार भारत में 726 फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, लेकिन इन लैब्स में से भी सिर्फ 585 ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार खुद को एक्रेडिट किया है, व्हिच मींस इतने ही लैब्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। सोचिए, क्या भारत जितने बड़े देश के लिए सिर्फ इतने ही लैब्स होना आपको सही लगता है? 207 लैब्स फसाई चलाता है। उन्होंने खुद कहा है कि स्टेट लेवल की लैब्स की कंडीशन बहुत खराब है। रिजल्ट? स्लो काम। महाराष्ट्र के एफडीए ने 22-23 में मुंबई से सिर्फ 2000 सैंपल्स कलेक्ट किए और वो भी सही से टेस्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इस पर ना तो फसाई ध्यान देता है ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट। डॉक्टर सत्य प्रकाश कोलकाता के सेंट्रल फूड लैबोरेटरी के हेड थे। उन्होंने 2011 से सरकार को लेटर्स लिखे कि फूड टेस्टिंग लैब्स की हालत सही नहीं है, उनमें बहुत चेंजेस की आवश्यकता है। ना कि इन लैब्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट था, ना कि ट्रेनिंग टू टेस्ट फॉर ऑल कंटामिनेंट्स। इनफैक्ट फसाई के पास सही रूल्स भी नहीं थे टू टेस्ट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। वो लेटर कहता है कि फसाई के पास चीज टेस्टिंग के कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं थे, तो अगर उन्होंने चीज की सैंपल ले भी ली तो टेस्ट किस चीज की करेंगे? लैब में पावर नहीं होता, उनके पास सही इक्विपमेंट के सप्लायर्स नहीं होते। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के ग्रांट से लिए हुए अपग्रेडेड इक्विपमेंट को छुआ भी नहीं जाता। ये भारत के सिटीजन्स के जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग का कल्चर नहीं। कोई भी कंपनी वॉलंटरीली टेस्टिंग करती है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। प्रोडक्ट्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करवाने के लिए खर्चे करने पर मार्केट में कोई फायदा तो मिलता है नहीं, तो फोकस कहां पर होता है? प्राइस पर। सच्चाई यही है कि भारत में हेल्थ से पहले दाम देखते हैं, कंपनीज भी और कंज्यूमर्स भी। कंपनीज चीजों के दाम कम रखने पर फोकस करती है, क्वालिटी पर नहीं, तो मिलावट होती है। ये एक कड़वा सच है। आज भी देश भर में फूड अडल्ट्रेशन एक बड़ा इशू है। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हैं। फूड टेस्टिंग के लिए जितने सैंपल्स टेस्ट हुए उनमें से 22% सैंपल्स टेस्ट फेल हुए। इनके अगेंस्ट 519 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए और उनमें से सिर्फ 16% में ही पनिशमेंट हुई है। 2022 में फसाई ने फूड अडल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट 30,000 केसेस दर्ज किए। फसाई ने ये खुद ऑब्जर्व किया कि स्पाइसेस और ऑयल में सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है, लेकिन इन 30,000 केसेस का डेटा उन कंपनीज के नाम कितना भी ढूंढो नहीं मिलते। क्यों? क्या फसाई ये सारा डेटा जानबूझकर छुपाना चाहती है ताकि हम ब्रांड्स को बॉयकॉट ना करें? ये एक सोचने जैसी बात है। लेट मी गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। 2015 में मैं अपने दोस्त की शादी के लिए गई थी और पहले ही दिन मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जो अगले कुछ महीनों के लिए काफी बार होता रहा।
आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर माय डॉक्टर एंड आई रियलाइज्ड कि अडल्ट्रेटेड ऑयल खाने से मुझे तकलीफ होती थी। केटरर्स कुकिंग ऑयल मिक्स करते हैं और इस मिक्स्ड तेल से मुझे सोर थ्रोट होता है। एंड टिल डेट अगर मैं किसी भी छोटे बड़े होटल में ऐसे मिक्स्ड तेल में पका हुआ खाना खाती हूँ, माय थ्रोट इंस्टेंटली गेट्स इन्फ्लेम्ड। और इस पूरे जर्नी की शुरुआत एग्रीकल्चर से होती है। ये बात कई लोगों को ऑफेंड करने वाली है, बट इंडियन एग्रीकल्चर इज ब्रोकन। भारत का पानी दूषित है। इस दूषित पानी में कई केमिकल्स मिले हुए होते हैं। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं करते। हम शैम्पू, सोप्स के तौर पर अलग अलग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और घर का सूएज बिना किसी ट्रीटमेंट के नाले में चला जाता है। कई बार इन्हीं नालों का पानी नदियों में मिक्स हो जाता है और इस नदी का पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से हमारा खाना दूषित होता है। 134 स्टडीज में 50,000 लोगों को स्टडी किया गया और पता चला कि पेस्टिसाइड्स लीडिंग कॉज ऑफ पॉइजनिंग है। लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पेस्टिसाइड कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो रहा था। यही पेस्टिसाइड बहकर नदियों में मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, जिसके कारण पानी दूषित हो जाता है, इंक्लूडिंग आवर ड्रिंकिंग वाटर। इन सारी चीजों पर लॉज की जरूरत है और ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करने की जरूरत है कि पेस्टिसाइड्स ओवर यूज ना हो। हमें एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस देखना स्टार्ट करना होगा। किसान हमारे अन्नदाता है, लेकिन ये एक कड़वा सच है कि पेस्टिसाइड ओवर यूज की वजह से सोसाइटी में स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। जब तक क्वालिटी चेक्स को सरकार सीरियसली नहीं लेती, तब तक हमें ही सावधान रहना होगा, क्योंकि इन सारी बातों का इम्पैक्ट किस पर होता है? देश में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी हवा सब पोल्यूटेड है और इसकी किसी को चिंता है ही नहीं। आज भी हम जातिवाद और रिलीजन के नाम पर वोट्स मांग रहे हैं, whereas ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिनका इम्पैक्ट हर एक पर होता है। ये एक कड़वा सच है। फूड सेफ्टी ना होने का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के साथ साथ देश की हेल्थ यानी इकोनॉमी पर भी होता है। भारत इन पॉलिसी फेलियर्स की वजह से एक अनरिलायबल एक्सपोर्टर बन जाता है। 2014 से लेकर 2017 तक यूरोप ने भारत के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर बैन लगाया था। इनमें हमारा अल्फांसो मैंगो भी शामिल था, जिसे हम किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। रीजन? क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स ने प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, उनमें कीड़े लग गए और ये यूरोप को मंजूर नहीं था। पॉइंट ये है कि वो अपने लोगों के बारे में, अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में काफी सीरियस हैं। यूरोप फूड के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। अब इन मसालों की न्यूज की वजह से भारत के स्पाइस मार्केट को $700 मिलियन का फटका पड़ सकता है। आज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 69th रैंक पर आता है। अगर हमें पूरी दुनिया की फूड बैंक बनना है तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया के लिए सेफ बनाना होगा, क्योंकि अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो करना देश की इकोनॉमी को भी आगे ले जाएगा, हमें एक्सपोर्ट्स में और ट्रेड में एडवांटेज देगा और तो और हमारे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें फूड लेबलिंग को बदलना होगा। पिछले साल हम स्टार्टअप इंडिया की तरफ से फ्रांस गए, जहां हमने वीवाटेक में क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात की। वहां के मार्केट में हमने एक काफी इंटरेस्टिंग लेबलिंग सिस्टम देखी। सुपरमार्केट में मिलने वाले हर आइटम को ABCDE ऐसे 5 रेटिंग्स दिए गए थे। इसे न्यूट्री स्कोर सिस्टम कहते हैं। A यानी बहुत हेल्दी और E यानी काफी अनहेल्दी। अब इस न्यूट्री स्कोर की मदद से अगर मुझे चॉकलेट खाना है और मेरे सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक चॉकलेट D कैटेगरी में आता है और एक चॉकलेट B कैटेगरी में आता है, तो फिर मैं B कैटेगरी चुनूंगा। कंपनीज को भी एक इंसेंटिव मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को हेल्दी बनाएं, क्योंकि ज्यादा लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स चुन रहे हैं। तो जितना प्रोडक्ट अनहेल्दी उतना ही कम सेल। आज भारत में हर पैकेट के ऊपर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग इसे पढ़ते हैं और कितने लोग इसे समझ पाते हैं? कितने लोग 2 सिमिलर प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं? यानी इस सिस्टम में फ्लॉज हैं और इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हम सबको स्ट्रीट फूड पसंद है, कोई भी किसी को स्ट्रीट फूड खाने से नहीं रोकता, लेकिन ये एक्सपेक्ट जरूर करता है कि कुछ बेसिक हाइजीन मेंटेन हो। लेकिन जो खाना हमारे सामने बनता नहीं वो सेफ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कंपनीज हमेशा प्रॉफिट पर ही फोकस करेंगी,
जब तक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होती और फॉल्स क्लेम्स करने वाली कंपनीज को सजा नहीं होती, हमारा फूड सेफ है या नहीं ये क्लियर नहीं होगा। हम कहते तो हैं दैट कंज्यूमर इज किंग, लेकिन इस किंग को ही हमारा खाना, जिसे हम सुरक्षित समझते हैं, वो धीरे धीरे पॉइजन करता है। और ये सिचुएशन तभी बदलेगी जब हम इसे बदलने के लिए मजबूर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो एटलीस्ट लेबल्स पढ़ना स्टार्ट तो करें। हमें बचपन से ही बच्चों को ये लेबल्स पढ़ने की आदत डालनी होगी, ताकि भारत का फ्यूचर सेफ बन पाए। एडवर्टाइजिंग के रूल्स स्ट्रिक्ट करने ही होंगे, देश में लैब्स की संख्या बढ़ानी ही होगी, कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए और उनकी टेस्टिंग करने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव्स हमें देने होंगे। और हाँ, जो ये रूल्स तोड़ते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन किसी डेटाबेस में पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोर्ट्स के साथ साथ हम कंज्यूमर्स भी कड़ी से कड़ी सजा दे पाएं। ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट को, कंज्यूमर्स को और तो और कंपनीज को भी अप्लाई करने ही होंगे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। किसको इस वीडियो का पॉइंट समझ में आया है मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। और गाइज, मैंने आपके लिए इस तरह की वीडियो पे आज क्यों रिएक्ट किया, मैं आपको बताती हूँ कि कल परसों मैं जब नीचे पार्क में वॉक कर रही थी तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो इंस्टेंटली ना मेरे दिमाग में हिट किया कि आजकल हम लोगों को ही इतना एडल्ट्रेटेड फूड मिल रहा है, मतलब आगे इन जनरेशन का क्या होगा। क्योंकि जब हम लोग ही इतने परेशान हो रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे अपने चैनल के थ्रू सिर्फ मेरा ये फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं बनता कि मैं आपको निब्बा निब्बी की वीडियोस दिखा के, फ़नी वीडियोस दिखा के हंसाना, उस पर रिएक्ट करना, नहीं। एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ इंडियन सिटीज़न, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने देश के लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी अवेयर करूँ, वो है हमारी हेल्थ, हमारे बच्चों का फ्यूचर। तो गाइस, बस यही रीज़न था कि मुझे लगा मुझे इस तरह की वीडियोस को आपके सामने लाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, अगर वीडियो पे आए तो मतलब ये तो पॉइंट सच में बहुत ही डरावना है कि हम जो खाना रोज़ खा रहे हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक मसाले, मतलब यही हमें कैंसर दे रहे हैं। कितना ज़्यादा भयानक है हमारा फ्यूचर, सोच के भी डर लगने लग गया है। और चलो ठीक है, स्ट्रीट फूड हमने अवॉइड कर सकते हैं, हम पैकेज फूड एक बारी को अवॉइड कर सकते हैं, जो कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले अपने पे ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तब मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करने की एक हिम्मत जुटाई। क्योंकि लोग तो बोल देते हैं तुम खुद तो नहीं कर रही हो, दूसरों को क्या तुम सलाह दे रही हो। मैंने इवन गोलगप्पे तक खाने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब से मैंने ये इनकी रील्स पे वीडियोस देखी है ना कि उसमें एसिड भी डाल देते हैं, पता नहीं, जस्ट टू इन्हांस द टेस्ट। मेरा तो बिल्कुल ही, मतलब कल मैं गई भी ना मार्केट में, तब भी नहीं गोलगप्पे खा के आई। मेरे को अब इतना मतलब अजीब सा लगने लग गया। बल्कि एक टाइम पे मेरे गोलगप्पे वाज लाइक माय फेवरेट स्ट्रीट फूड। मैं कभी भी मतलब मार्केट में जाती थी तो गोलगप्पे खाए बिना तो नहीं आती थी वापस। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आगे की जनरेशन का हेल्थ भी अच्छा रहे, उनका फ्यूचर भी अच्छा रहे, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, तो आज ही वो दिन है जो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी देश की प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सरकार का तो पता नहीं वो कब इन बातों पे ध्यान देगी, सब कुछ सामने होते हुए भी क्यों अवॉइड किया जाता है ये सब। बट हम लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य सच में बहुत खतरनाक है। अब मजाक करने का टाइम नहीं है। क्योंकि गाइस, मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है लैब्स की क्या हालत है। ये बात तो सच है, इंडिया में लैब्स की सिचुएशन बहुत, सच में बहुत ख़राब है। कितनी ही बड़ी लैब्स हो, उनके पास कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड, मतलब जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर वो उनको वो ऐसे रख देते हैं जैसे कि बहुत, पता नहीं, म्यूजियम में कोई चीज़ रखी हुई है, उसको यूज़ ही नहीं करना, ख़राब हो जाएगी। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो किस चीज़ का टेस्ट करेंगे। ये चीज़ तो सच में बहुत खतरनाक है। गवर्नमेंट की तरफ से इन बातों को और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। बनाती रहूँगी। इस वीडियो एंड करने से पहले ना मैं आपके साथ ना कुछ क्लिप्स साझा करना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है इंडिया में। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वेल नोन ब्रांड्स, जिनकी हम अपने बच्चों को भी जो चॉकलेट्स खिलाते हैं, उसमें फंगस गाइस, ये देखिए। अब वेल नोन ब्रांड्स का ये हाल है, तो फिर आप जो भी लोकल ब्रांड्स की जो अगर बच्चे खाते हैं चॉकलेट्स, आप भी खाते हैं, तो वो किस बुरी हालत में भी बनती होगी।
और इस वीडियो में गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे आपका सबसे फेवरेट सोया चाप जो रिसेंटली इतना ज़्यादा लोगों के टेस्ट में चढ़ के रहे हैं वो किस तरीके से बन। ये देख रहे हैं गाइस आप, मतलब चप्पल भी पहना हुआ है बंदे ने उसे जब वो वॉश कर रहा है उसको प्लास्टिक शीट को। मतलब ये हाइजीन स्टैंडर्ड लोग यूज़ करते हैं और हम इसी को मज़े ले लेके खा रहे होते हैं। तंदूरी चाप, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मसाला चाप, ये देखो चप्पल। मतलब ये देख के तो ना अगर कभी मन भी करेगा ना तो I would never go for this। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट। जय श्री राम।